Student, today is your SS subjects. Let's continue our chapter 8. Open your textbook. तो हम लोग चैप्टर 8 पे थे, ग्लोरी और बाथ वर्स. काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है. ओके, नाउ ये सब हमने करवा लिया था. टर्न द पेज. नाउ हम आए पेज नंबर 45, हेरिटेज इन एजुकेशन. राइट, हेरिटेज इन एजुकेशन. हेरिटेज मतलब विरासत में जो एजुकेशन में पहले के टाइम पे जो प्राचीन काल में एजुकेशन कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट डाउन looking at the extension of the Harappan civilization and the developed town planning, it can be said that higher education and technical education has been imparted in India since 4000 years. मतलब क्या है, हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा और उसका डेवलपमेंट पढ़ा उसके वहाँ पर सिविलाइजेशन का, उसका टाउन प्लानिंग कैसा था, किस टाइप से किया था वहाँ के पहले. तो उससे हमें पता चलता है कि हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निक की जो नॉलेज है उसका एजुकेशन और हायर मतलब आगे की पढ़ाई काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी पहले के इंडिया के टाइम पे. सिंस 4000 मतलब 4000 साल पूर्व से वहाँ की एजुकेशन अच्छी हो रही थी, ऐसा हम जान सकते हैं. रिमेन्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो. रिमेन्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिमेन्स मतलब अवशेष. कोई भी चीज़ का टूट जाता है, राइट, तो उसके अवशेष बाकी रह जाते हैं. एक सपोज ग्लास है या बॉटल है, वो टूट गया है, कांच का है, तो आपको उसका कहीं पर भी इसके टुकड़े मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अवशेष. तो इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब वहाँ पहले के मोहनजोदड़ो में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी, उसके अवशेष मिले. मतलब पहले जब वहाँ इंस्टीट्यूट थी तो वहाँ पे अब तो कितने साल पुराने हो गए, तो टूट चुका होगा, सब कुछ बिखर गया होगा. तो लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़, बुक्स है, पेन है या कुछ भी उसके रिलेटेड जो चीज़ें मिलती है, उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी होंगी. राइट, दिस सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन. इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते थे बिकॉज दे हैव नॉलेज अबाउट ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी. ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी मतलब मेटल के बारे में उनको काफ़ी कुछ नॉलेज था, इसलिए हम उसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं. इट कैन बी सेड दैट केमिस्ट्री माइट हैव डेवलप एट दैट टाइम. ऐसा बोल सकते कि केमिस्ट्री जो साइंस का एक पार्ट है, आपको आगे की क्लास में जाके अब साइंस के 3 पार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस. तो उससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा. फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ, रोड शो डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. अब ये जो घर बनाते हैं, किले, घर, बाथरूम, वहाँ रोड्स, ये सब कौन बनाता है, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, तो सिविल इंजीनियरिंग बनाते. तो ये सब सारे डेवलप्ड है, इससे हमको पता चलता है कि वहाँ सिविल इंजीनियरिंग भी होती होंगी. राइट, द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड शिपिंग शोज द मैकेनिकल इंजीनियर सिस्टम हैड बीन हॉलिंग इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पन कल्चर. मतलब क्या, वहाँ पे टेक्सटाइल यानी कपड़ों का व्यापार भी चलता होगा और शिपिंग यानी जल यात्रा भी होती होंगी. तो मतलब ये सब होता है तो उसके पीछे कौन है, जल यात्रा मतलब तो शिप से होता है, तो वो सब कौन देखता होगा, शिप कैसे चलते होंगे. तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर भी होंगे, तभी तो ये पॉसिबल है हर चीज़ के लिए. कपड़ा की फैक्ट्री है तो उसके लिए मशीनरी भी चाहिए, तो ये कौन देखता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर. तो इससे हमको पता चलता है कि उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियर भी बने होंगे. ये सब कहाँ से होता है, तो के दिस इज़ फ्रॉम एजुकेशन. वहाँ का एजुकेशन इतना अच्छा होगा तभी तो ये सारे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिस्ट हुए, वो सब वहाँ से पढ़ लिख के वहाँ से बाहर आए होंगे. राइट, रिमेन्स ऑफ 5 विद्यापीठ इम्पार्टिंग एजुकेशन विच कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंटली हैव बीन फाउंड. मतलब रिमेन्स ऑफ 5 विद्यापीठ, उसके 5 जो विद्यापीठ थे उसके अवशेष भी मिले, जिससे पता चलता है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी और वो अभी भी आज भी है. जैसे कि तक्षशिला नियर गंधार रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तक्षशिला नाम की जो है यूनिवर्सिटी, वॉज ए ग्रेट एजुकेशनल पिलग्रिमेज. अभी भी नाम से उसका बहुत जाना जाता है.
ये टॉट एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या है? आचार विचार, संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र, तो हिंदुज़म और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। ग्रेट philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jeevak had become renowned from this एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब जैसे कि हम जानते हैं ये बड़े बड़े फिलोसोफर रूलर्स राजा है, पनिनी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये लोग कहाँ से, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के बाहर आए जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो इनसे हमको पता चलता है कि इनको भी काफ़ी कुछ, मतलब इससे क्या पता चलता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। वंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन बिहार वॉज नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी। ये विद्यापीठ, हमने बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो पढ़ा है, कितनी वर्ल्ड फेमस है ये, तो वो भी एक इसका पार्ट ही है। मतलब हुएनसंग हैड ऑल्सो विजिटेड इट। जो हुएनसंग है चाइना के विजिटर, फॉरेन विजिटर, वो यहाँ पर भी विजिट कर चुके हैं। हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्ध फिलोसफीज वे टॉट। यहाँ पर भी हिंदू और बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता था। नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज ए ग्रेट केमिस्ट। नालंदा जो थे नालंदा यूनिवर्सिटी में नागार्जुन के थे, वो बड़े केमिस्ट थे, मतलब वैज्ञानिक है। ही स्टार्टेड यूजिंग एश ऑफ मर्क्यूरी एज ए मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने क्या किया, जो मेटल थे सारे, तो मर्क्यूरी नामक मेटल था, उसमें उनकी राख, ऐश मतलब राख से उन्होंने पहली बार मतलब दवा बनाना शुरू किया। देयर वर एविडेंसेस दैट देयर वॉज ए ग्रेट विद्यापीठ इन वल्लभी ऑफ गुजरात इन 6th-7th सेंचुरी। और भी बहुत सारे नमूने एविडेंस मिले हैं कि गुजरात में वल्लभी नाम की विद्यापीठ थी, वो भी वर्ल्ड फेमस थी। हुएनसंग हैज़ रिटन अ लॉट रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। हुएनसंग ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। मैनी स्टूडेंट्स यूज टू कम हियर टू स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। स्टूडेंट हैड टू गिव एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन। स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ती है एडमिशन के लिए। देखो आज भी चलता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम लेना है, जैसे 12th तक पढ़ोगे आप, उसके बाद कॉलेज में जाओगे आगे के कोर्स के लिए, तो आपको हर चीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ती है। आज आप स्कूल में ओलंपियाड एग्ज़ाम भी देते हो ना, उसमें आपको प्राइज़ मिलता है, तो वो कौन सी एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उस टाइम के लोग भी, पहले के ज़माने में स्टूडेंट हैड टू गिव, अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ती थी। मतलब सोचो आप कितना अच्छा होगा उस टाइम का भी एजुकेशन। जैसे आज हमारा ये बड़ौदा का MS यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी ऐसे वैसे को एडमिशन नहीं मिलता। आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाओगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तभी यहाँ पे जाके एडमिशन मिल पाता है। तो वैसे भी ये वल्लभी यूनिवर्सिटी थी गुजरात की, वहाँ पर भी इस टाइप का ही पहले था। कितने साल पहले की बात है, तो उसका एजुकेशन कितना अच्छा था सोचो। प्रिंसिपल वुड देन टेक ए रिटर्न एग्जामिनेशन लेटर दे यूज टू सेंड स्टूडेंट फॉर इंटरव्यू। और एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होता था, उसके बाद जो प्रिंसिपल थे वहाँ यूनिवर्सिटी के, वो उसका रिटर्न एग्ज़ाम भी लेते थे और उसको आगे इंटरव्यू के लिए भी भेजते थे, तब जाके उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। मतलब काफ़ी टफ था पहले भी। तो ये सब कैसे, कौन से बेस पे होता था, कि एजुकेशन के बेस पे होता था। सच ए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पे कितना, आज की जो चल रहा है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, वो पहले भी प्रचलित था। द नॉलेज ऑफ ऑल 3 रिलीजियस, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर इम्पार्टेड अलॉन्ग विथ मेडिटेशन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। और ये नॉलेज, हर चीज़ का नॉलेज दिया जाता था ये हिंदुज़म के, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में, अलॉन्ग विथ मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मतलब ये सारे सब्जेक्ट के हिसाब से। इन बंगाल 2 विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेड, नेमली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी। बंगाल में 2 यूनिवर्सिटी थी, ये भी वर्ल्ड फेमस थी। वेर 3 लार्ज स्टोरेज लाइब्रेरी इन बुद्धिज़्म वेल बिल्ड। वहाँ पे 3 लार्ज मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग लाइब्रेरी थी, उसके बुद्धिज़्म के बारे में वहाँ पे सारी बुक्स होती थी। राइट नाउ कॉइन्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियंस इन द
पास्ट कॉइन्स एक वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमको प्राचीन काल का प्राचीन एंशिएंट इंडिया का बारे में पता चलता है, उसकी भव्यता क्या थी। ओल्डेस्ट कॉइन्स इन इंडिया आर नोन एज पंचमांक कॉइन्स ऑफ 5th सेंचुरी BC। ये हमने भी आगे भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि पंचमांक नंबर कॉइन वो सबसे ओल्डेस्ट कॉइन है अबाउट द 5th सेंचुरी। Afterwards, Indo-Greek ruler introduced a special kind of gold coins on which the king's mark, his photo and his type was mentioned। पहले के ज़माने में जो भी राजा अपने कॉइन बनाते थे, ये भी मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि वो लोग अपना सिंबल रखते थे कॉइन्स में, ताकि जिसको कॉइन फ्यूचर में मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये इस टाइप इसका नाम का राजा होगा, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ रखता था, या फिर कौन से टाइम से कौन से टाइम तक वो था, या फिर उसका कुछ फेवरेट थिंग, कुछ भी उसको जो पसंद आता वो स्पेशल काइंड ऑफ कॉइन ऐसे बनवाते थे। तो इन इंडो ग्रीक रूलर्स के उन्होंने क्या था, काइंड ऑफ गोल्ड कॉइन था उनका, वहाँ पे किंग्स का मार्क था, उसका फ़ोटो और उसके टाइम उसने मेंशन किया था। फ्रॉम दिस ओपन टर्न द पेज। फ्रॉम दिस वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। ये कॉइन से भी हमको पता चलता है उनके हिस्ट्री के बारे में, राइट। द कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज आर द बेस्ट। सबसे बेस्ट कौन सा था? गुप्ता एज के जो कॉइन्स थे वो सबसे बेस्ट थे। समुद्रगुप्ता's कॉइन विद a पिक्चर ऑफ प्लेइंग वीणा एंड किलिंग लायन। समुद्रगुप्ता के कॉइन में क्या था? प्लेइंग, सितार की तरह एक बाजा आता था, वो बजा रहे हैं और लायन को मार रहे हैं, ऐसा उन्होंने पिक्चर अपने कॉइन में रखा था। कॉइन ऑफ चंद्रगुप्ता विद पिक्चर ऑफ किंग एंड क्वीन एंड गरुड़। चंद्रगुप्त थे, उन्होंने अपने कॉइन में क्या रखा था? सिक्के में राजा रानी का एक पिक्चर रखा था और गरुड़ का पिक्चर रखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कॉइन्स एंड सिंह विक्रम्स एंड गरुड़ फ्लैग कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर। चंद्रगुप्त ने क्या रखा था कि गरुड़ की ध्वजा रखी थी अपने कॉइन में, और वो भी काफ़ी नंबर में हमको पाई जाती है। These coins are mostly of gold, which gives information about India's immense prosperity of that time। और ये कॉइन भी ऐसे नहीं थे कि तांबे के पीतल के, ये भी कैसे कॉइन थे? गोल्ड के, जिससे हमको पता चलता कि उस टाइम पे इंडिया के पास कितना उस राजाओं के पास कितना पैसा था। सारे कॉइन्स गोल्ड के होया करते थे। द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फ्रॉम सेंचुरीज। जो कंसिस्टेंट थी, मतलब लगातार इसका डेवलप इंडिया का कितने सालों से, कितनी सेंचुरीज से चला आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आर फ्लोरिशिंग एंड डेवलपिंग इन आवर कंट्रीज। बहुत सारे हर ब्रांचेस का नॉलेज है इंडिया के लोगों के पास, और वो डेवलप होते जा रहा है आज भी। इंडियाज़ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज इज यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया का जो संस्कृत विरासत है, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक अनोखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपने लेसन फिर से वीडियो देखना और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, देन गुड बाय।